नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीमताल पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की अचानक हुई तबियत खराब, अस्पताल में चल रहा है उपचार। उत्तराखंड कांग्रेस की महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी में मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास को बताया चुनावी स्टंट। हरिद्वार में आयोजित हुई नॉर्थ इंडिया वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पावर हाउस जिम के लड़कों ने गोल्ड के साथ 3 मेडल पर जमाया कब्जा। विकासखंड मुंसियारी के खलियाटाप में गोली चलने पर एक बार फिर क्षेत्र में मचा हड़कंप। पहाड़ों की रानी मसूरी में 2 साल कोरोना काल के बाद एक बार फिर विंटर लाइन कार्निवल आयोजित होने जा रहा है। मसूरी में 3 दिवसीय विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन होगा, जिसका शुभारंभ 27 दिसंबर को होगा। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में मसूरी एसडीएम कार्यालय के सभागार में संबंधित अधिकारियों और मसूरी विंटर लाइन आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कार्निवल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। विदित है कि मसूरी जो है यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 2013 के बाद से इंटरलाइन कार्निवल होता रहा है। तो इस बार भी पर्यटन को बढ़ावा देने और हमारी जो लोक संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो है हम लोग इस साल भी इंटरलाइन कार्निवल जो है वो करने के लिए आज हमने एक बैठक की है। इसमें मुख्यतः यही था कि चूँकि कोरोना भी है और अन्य उसकी वजह से आपको ओमिक्रॉन का भी पता है, तो उसमें हम लोग कोविड के दृष्टिगत और समस्त सुरक्षात्मक उपाय करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो शहर है उसकी संस्कृति को हम दिखा सकें, मसूरी के हेरिटेज और हिस्ट्री को हम लोगों के बीच ला सकें। उसका एक बहुत अहम मौका जो है वो होता है हमारा विंटर लाइन कार्निवल। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी समिति की बैठक हुई है। समिति में जो भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग आए हुए हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स है सभी की बैठक की गई। उसमें यह तय किया गया कि सांकेतिक रूप से हम लोग 27, 28 और 29 को 11 से 5 बजे के बीच में जो है विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन करेंगे और जन सहभागिता के माध्यम से हमें इसको करना है। और इसमें हमने स्थल के बारे में जो डिटेल्स थी उसको हमने उस पर विचार विमर्श किया है। पहली बैठक है, तो इस पर जो है हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। चंपावत स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सुखीढांग में अनुसूचित जाति भोजन माता की नियुक्ति को लेकर हुए बखेड़े पर बवाल अब राजनीतिक रूप ओढ़ चुका है। मामले में जहां जांच समिति जांच में जुट गई है, तो वहीं बसपा नेता ने दलित उत्पीड़न की बात कहते हुए इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। आपको बता दें कि चंपावत स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सुखीढांग के एक विद्यालय में अनुसूचित जाति की भोजन माता के बने हाथ का खाना बच्चों को खिलाने पर कुछ अभिभावकों ने विरोध दर्ज करते हुए भोजन माता की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद स्कूल के अधिकतर बच्चों ने भोजन माता के बने हाथ से खाना खाने से गुरेज किया। इस मामले को लेकर जहां अब उच्च अधिकारी जांच में जुट गए हैं, तो वहीं यह मामला सुर्खियों में आने के बाद राजनीतिक रूप ले चुका है। जसपुर विधानसभा के कद्दावर नेता में शुमार दलितों के लिए हमेशा आवाज उठाने वाले बसपा नेता मोहम्मद आसिम ने उक्त मामले में कड़ा ऐतराज जताते हुए इसको भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश करार दिया है। जहाँ एक तरफ हरीश रावत दलित मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं, अभी एक नया मामला सामने आया है पहाड़ में सुखीढांग में, जहाँ एक दलित महिला के हाथ का भोजन करने से कुरेजी कर रहे हैं ये लोग। और इसमें हम आंदोलन करेंगे और बसपा पूर्ण रूप से इस पर सड़कों पर आंदोलन करेगी। बीजेपी और कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। कभी ये मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं दलित, लेकिन दलितों के हाथ का खाना खाने से इनकार करते हैं ये। आसिम साहब, जिस तरीके से जहां एक तरफ चाहे वो नरेंद्र मोदी हों वर्तमान प्रधानमंत्री या राहुल गांधी हों, ये दलितों के घरों पर जाकर के खाना खाते हुए भी दिखाई दिए हैं, तो एक तरफ रूप ये है और एक तरफ ये है। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं ये राजनीति है और ये इनकी दोगली राजनीति है? ये सब राजनीति के तहत करते हैं। कोई खाना नहीं खाते, प्लेटें अपनी लेके जाते हैं। ये कोई दलितों के यहाँ का खाना नहीं खाते। अब इसमें जो है क्या एक्शन लिया जा रहा है? बसपा आंदोलन करेगी। किच्छा में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि क्षेत्र में संगठन को मजबूत करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए 4 गारंटी योजनाओं को किच्छा विधानसभा के प्रत्येक घर तक पहुँचाऊँ और अधिक से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाऊं, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय हासिल हो सके। किच्छा विधानसभा प्रभारी कुलवंत सिंह ने रोड शो भी किया। हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी किच्छा विधानसभा में दी है
मुझे लगता है कि वाकई में जो केजरीवाल जी हैं आम आदमी के लिए, कहते हैं ना आम आदमी पार्टी का मतलब आम आदमी, हम लोग सब आम आदमी हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इतने साथी इकट्ठे हुए हैं और एक बदलाव की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये जो है जो पूरे समीकरण है भाजपा और कांग्रेस के बिगाड़ते हुए आम आदमी पार्टी की यहाँ उत्तराखंड में इच्छा में सरकार बनाएंगे। कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से खनन कार्य होने पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार से पोकलैंड मशीन को बंद कराने की मांग की और सरकार पर बाजपुर के खनन कारोबारियों के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर में कोसी नदी के समीप कोसी कांटे पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टर एकत्र हुए, जहाँ ट्रांसपोर्टरों ने सरकार के इशारे पर कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि कोसी नदी में पोकलैंड मशीन चलने से चुगान कार्य करने वाले मजदूरों से रोजगार छिन रहा है, जिससे लोगों के सामने तो 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूर्ण तरीके से विरोध है, क्योंकि इन पोकलैंडों की चलने की वजह से हमारा यहाँ का निजीकरण, यहाँ के छोटे छोटे लोगों का जो निजी काम थे खनन के द्वारा, वो सब ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। क्रैशर वाले जो है वो हमारा माल ले रहे, यहाँ का लोकल का माल, ना रॉयल्टी कट रही है कोई, ना माल ले रहे हैं। तो ऊपर का क्या है जी, ऊपर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट सरकार किस वजह से इनको परमिशन देती है पहाड़ खोदने के लिए। क्या पर्यावरण से इतनी नफरत होगी सरकार को कि ऊपर पहाड़ खोदो या वहाँ से माल पहाड़ खोदते हैं, यहाँ क्रैशरों पर माल फेंकते हैं, यहाँ से मिट्टी ला के फिर वो गड्ढे भरते हैं अपनी रिपोर्टें क्लियर करने के लिए। इतने बुरे हाल कर दिए हैं यहाँ के सरकार ने हमारे यहाँ के लोकल लोगों के कि यहाँ का हमारा काम जो है लगभग जो है 90% लोगों का खनन पे डिपेंड करता है। चाहे मार्केट भी है, बाजार, शहर बाजार, वो भी यहाँ के लोकल लोगों से काम करता है। अब यहाँ का माल जब ऊपर से माल आएगा तो यहाँ हमारा माल क्यों लेंगे भाई? वो वजह क्या है? कहते हैं ऊपर वाले माल में जो है 80% पत्थर आ रहा है। जब आप पहाड़ खोदोगे तो उसमें 80 का 90 भी आएगा। अब यहाँ माल जो ऊपर से बह के आएगा तो वो थोड़ा थोड़ा छोटा पत्थर, बजरी, रेता, सब तरीके का माल है यहाँ पे आएगा। इसको वो पसंद नहीं करते क्रैशर वाले। कहते हैं विकासखंड मुंसियारी के खलियाटाप में गोली चलने पर एक बार फिर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीते रविवार पिथौरागढ़ की सीडीओ अनुराधा पाल अपने गनर सहित 7 लोगों के साथ मुंसियारी के खलियाटाप पहुंची थी। इसी बीच रात करीब 10:30 बजे टीआरसी के एक कमरे में उनके गनर विनोद खत्री को बंदूक से गोली चल गई। गोली चलने के बाद गनर मौके से भाग गया। घटना की जानकारी टीआरसी के संचालक सुरेंद्र पवार ने मुंसियारी पुलिस को दी। करीब 3 घंटे बाद रात 2 बजे थानाध्यक्ष खड़क रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और गनर को पकड़ लिया। दूसरे दिन पुलिस टीम ने उसे पिथौरागढ़ स्थित पुलिस लाइन हाजिर किया। इस घटना से पूरे मुंसियारी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं मुंसियारी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बंदूक रखते समय गनर से गोली चलने की बात कही जा रही है। गनर को पिथौरागढ़ पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई आला अधिकारी करेंगे। वहीं मुंसियारी में इसी महीने गोली चलने की यह दूसरी घटना है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर धर्म यात्रा महासंघ द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि देश में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून के अभाव में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया बेहद तेजी से चल रही है। समय की मांग है कि धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून लागू किए जाए ताकि इन देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। कल 20 दिसंबर कोतवाली परिसर में उधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वाधान में कोतवाली के आवासीय परिसर में निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की समस्याओं के निदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर और काशीपुर के निवर्तमान एसपी की पत्नी ने भी शिरकत की। आपको बताते चलें कि उधम सिंह नगर जिले में अब तक पुलिस लाइन में रह रहे पुलिसकर्मियों के परिवारों की आधारभूत समस्याओं का ही समाधान हो पाता था, तो वहीं जिले के अन्य थाना चौकियों में रह रहे पुलिसकर्मियों के परिवार अपने अधिकारी तक अपनी मूलभूत समस्याओं को नहीं पहुंचा पाते थे। इसके लिए जिले में उधम सिंह नगर पुलिस परिवार एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसके तहत जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर की पत्नी विनीता कुंवर ने स्वयं इसकी कमान संभाली। जिले के अंदर विभिन्न थाना और पुलिस चौकियों में निवास करने वाले पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने और उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कल 20 दिसंबर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुंसियारी के तत्वाधान में और उच्च शिक्षा निदेशालय ने निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के संदर्भ में एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर हितेश जोशी द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंसियारी के उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया रहे और मुख्य वक्ता पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजयपाल प्रजापति रहे। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर हितेश जोशी ने कहा कि हम सबको एक संवाद स्थापित करना है। उन सब में पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण संवाद है। पर्यावरण को
हम कई रोगों में पूजनीय मानते हैं, लेकिन हमें पुनरीक्षण करने की जरूरत है कि क्यों स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। अपने इसी मानवीय जीवन के उत्थान के लिए जो 4 क्रांतियां हुई हैं, उसी में एक क्रांति पर्यावरण के लिए भी करना होगा। प्लास्टिक का निस्तारण और विघटन बहुत ही धीमा, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। प्लास्टिक निस्तारण का एक मुख्य उपाय यह है कि जो भी सामान आप वेंडर से या दुकानदारों से खरीद रहे हैं, उसे वापस उसी दुकानदार में वापस कीजिए और जितना हो सके इसके प्रयोग कम करने की कोशिश करें। उधम सिंह नगर के किच्छा में लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी के निर्माण सामग्री का उपयोग कर सरकारी धन की बंदरबाट की जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में पावर हाउस बर्फ फैक्ट्री से बंडिया तक करीब 25 लाख की लागत से 2300 मीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण नहीं किए जाने के कारण बनने के साथ ही सड़क टूट रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण होने के 4 दिन के अंदर जहां तहां से सड़क टूट रही है, जिससे सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। सड़क निर्माण के विरोध करते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की जांच कराए जाने और सरकारी धन की बंदरबाट करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। अब कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है, हमारा विरोध है केवल रोड, हमारा नाम लेके या किसी का ऊपर नहीं है। जो जो इसमें शामिल है उन सब के लिए आप जांच होनी चाहिए और जो भी होनी चाहिए जांच में इसको दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लोगों के कहने के अनुसार, देखने के हिसाब से रोड तो सही नहीं बन रही है, बनना अच्छा चाहिए था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के चक्कर में ही बन रही है। ये इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के हिसाब से लुभावना वोट मिलेगा, लेकिन लुभावना वोट बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा। रोड बनने सही तरीके से बनता तो फ़ायदा होता, लेकिन सही तरीके से नहीं, टिपा टिपी करके बना रहे हैं, इसमें मटेरियल अच्छा नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आपको लग रहा है ये लॉन्ग टाइम तक ये सड़क टिक जाएगी? लॉन्ग टाइम नहीं टिक जाएगा, अगले बरसात में ख़त्म हो जाएगा। क्या मांग कर रहे हो आप, क्या चाह रहे हो? चाह रहे हैं कि जो भी हो बुनियादी स्तर से बढ़िया रोड बने। बुनियादी स्तर से रोड नहीं बन रहा है, लुभावना रोड बन रहा है। मतलब सिर्फ चुनाव की दृष्टि से बन रहा है? चुनाव की दृष्टि से बन रहा है। तो संतुष्ट नहीं है सर। 2 दिन में अभी से देखो कि जगह जगह उखड़ने लगे, गड्ढे पड़ने लग गए। ये सिर्फ चुनाव की दृष्टि से देखते हुए यही रोड बनाई जा रही है कि लोग लुभावना बजट है इसको, जैसे पब्लिक को संतुष्ट करने का, बिल्कुल एक नाम के लिए सरकार का पैसा बर्बाद है। इससे बढ़िया तो नहीं पड़ती तो ज़्यादा बढ़िया। मतलब पैसे की बर्बादी हो रही है? पैसे की बर्बादी हो रही है। विकास तो नाम पे सिर्फ नाम के ही है। अभी से 4 दिन नहीं हुए, जगह जगह गड्ढे पड़ने लग गए। मतलब टिकेगी नहीं रोड? बिल्कुल नहीं टिकेगी सर, इसमें कोई मानक के अनुसार कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो क्या मांग कर रहे हो विभाग से आप? विभाग से इसकी जांच हो और जो भ्रष्ट अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई हो। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में घोषित होगा, जिसके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 26 नवंबर को उत्तराखंड अध्यापक पात्रता की परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के 29 शहरों के 178 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। बता दें कि परीक्षा को 2 पाली में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड TET 2021 की पहली पाली में 44,973 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, वहीं दूसरी पाली में 39,878 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। जानकारी देते हुए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि पिछले महीने हमारी यूटेट की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी, जिसमें हमारा परीक्षा फल निर्माण का कार्य अभी गतिमान। उन्होंने कहा कि जनवरी प्रथम सप्ताह में हम यूटेट का परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे, जिसमें परीक्षा फल निर्माण का कार्य तीव्र गति के साथ चल रहा है। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय श्रम मेला आयोजित कराया जा रहा है। मेले के आयोजन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मेले का उद्घाटन किया। 10 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय सरस मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेला का शुभारम्भ किया गया है। इस समय पूरे देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में हर साल ये राष्ट्रीय सरस मेले लगाए जाते हैं। जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मार्केट कैसे मिले, उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ताकि इनको एक व्यापार मिले और ये घर में बैठे अपने रोजी रोटी से जुड़ सकें। कितनों से भी ज़्यादा संख्या में हमारे समूह यहाँ पर आए हैं और कई स्टेट के समूह यहाँ पर आए हैं, केवल उत्तराखंड के लोग नहीं आए हैं।
पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सोमवार को लक्सर में स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान लक्सर खानपुर सहित जिले के विभिन्न कस्बों के लोगों ने बढ़ते क्राइम की समस्या भी रखी। अपने संवाद के दौरान अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस पब्लिक सेवा के लिए है। उन्होंने ड्रग्स और साइबर क्राइम को लेकर लोगों को सजग भी किया। डीजीपी के सामने लक्सर सहित जिले के विभिन्न कस्बों के लोगों ने अपनी समस्या भी रखी। पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए, हर थाने में। तो किसी में एसएसपी जाएंगे, किसी में एसपी एडिशनल एसपी जाएंगे, किसी में डीआईजी आईजी जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने गहराई से सुना है और इसमें जो बेस्ट पॉसिबल होगा इसके समाधान निकाले जाएंगे। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किए जाने के अंदेशे को देखते हुए पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पूर्व से ही बैठे शिफन कोर्ट के लोगों को जबरन उठाया गया। इस मौके पर पुलिस और विरोध करने वाले लोगों के बीच में तीखी झड़प भी हुई। इस मौके पर पुलिस द्वारा विरोध कर रहे कुछ लोगों को पकड़कर कोतवाली ले जाया गया। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन सबको छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार का खलल न उत्पन्न हो, इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से विवाद करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने कुछ समय के लिए कोतवाली में बिठाया था, जिससे कि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। मसूरी शिफन कोर्ट बेघर समिति के अध्यक्ष संजय टमटा ने कहा कि विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कहने पर पुलिस द्वारा उनको जबरन कार्यक्रम स्थल से उठाया गया था, जबकि वे मुख्यमंत्री से सिर्फ अपनी बात कहने के लिए वहां गए थे और विस्थापित करने की सारी योजनाओं के बारे में समझाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको कार्यक्रम स्थल से जबरन उठाकर उनके साथ अवाजता भी की, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हों, इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज़ जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हैं हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और ये हमारी प्रमुख आर्थिकी का आधार भी है। आने वाले समय में और भी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलें, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सुविधाएं हों, हर प्रकार से हेली सेवा अच्छी हो, सड़कों के लिए अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से भी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ऑल वेदर रोडों से लोगों के 4 धामों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हम हेली सेवा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हेली सेवा प्रत्येक शहर तक जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। आने वाले समय में जो हमारा रजत जयंती वर्ष जब मनाएंगे तब तक हमारी सारी सुविधाएं हो जाएं, हर सड़क से हर गांव जुड़ जाए, हर जो है इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाए, हेली सेवाएं पहुंच जाएं, रास्ते हमारे अच्छे हो जाएं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पहाड़ में सर पलायन के लिए क्या आपके पास सरकार के पास क्या रोड में देखिए पलायन को रोकने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए यहाँ पर होम स्टे की जो योजना है उसको बढ़ाने के लिए अभी 8,000 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आने वाले समय में ये रोज़गार लाखों लोगों तक पहुँचेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। SLBC की लगातार बैंकों की हम लगातार समीक्षा बैठक में 4 बैठकें अभी तक कर चुका हूँ। प्रत्येक माह हम बैठक करते हैं और हमने बैंकों से भी कहा है कि अगर कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको जो है आसानी से चीज़ें मिलनी चाहिए। आजीविका मिशन के तहत हमने क्यूरीवेटर पर काम करना शुरू किया है। अभी अल्मोड़ा में और कोटद्वार में, एक गढ़वाल क्षेत्र के लिए, कुमाऊँ क्षेत्र के लिए 2 केंद्र खुले हैं। वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग से लेकर उनका जो भी उनको जानकारी लेनी है या किस प्रकार से उनको काम शुरू करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोला है सर, आज आपने विपक्ष पर हमला बोला है सर? मैंने जो वास्तविक बातें हैं वो बोली। भीमताल के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उनको हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जन चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। पहाड़ पानी जनसभा से लौटते वक्त पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा इलाज के लिए उन्हें हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद उनके हालत में अब सुधार हुआ है। फिलहाल पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर दान सिंह भंडारी लगातार क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं और वे भीमताल से कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री गोदावरी थापली ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिन योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वे कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा मसूरी पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की पार्किंग का शिलान्यास किया गया था। 18 करोड़ के टाउन हॉल का शिलान्यास भी उनके द्वारा ही किया गया था। वहीं मसूरी यमुना पेयजल योजना के मैप के लिए 2 करोड़ रुपए हरीश रावत की सरकार द्वारा दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल से शिफनकोट के लोग बेघर घूम रहे हैं और अब जब चुनावी माहौल शुरू हो गया तो शगुफा के नाम पर भूमि पूजन की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि भाजपा को अपनी जमीन नजर आ रही है, इससे आनंद फानंद में लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं। 3 सितंबर को 2016 को उन्होंने यहाँ पर 50 करोड़ का 17 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो आज जब हम लोगों ने ये कहा तब वो उन्होंने आनंद फानंद में रातों रात वो जो शिलान्यास का शिलापट है वो लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भाजपा के जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दिशा निर्देश में जो हटाया गया था वो आज उन्होंने गलती मानते हुए उन्होंने आज वहाँ पर लगा दिया गया है। और कई जैसे झूला घर का है और हॉस्पिटल का है तो वहाँ पर बिल्कुल उन्होंने लगाया नहीं है, वो सब जगह उनको लगाना पड़ेगा और उन्होंने गलती स्वीकार किया है। और यहाँ पर जो जितने भी योजनाएं हैं वो सब हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, हमारे हरीश रावत जी द्वारा कराया गया है। 9 तारीख को उन्होंने ये करना था उत्तराखंड स्थापना दिवस में, फिर क्योंकि कार्य पूरा नहीं था, अभी भी कार्य पूरा नहीं है और एक बार ध्वस्त हो चुका है। ये गारंटी कौन देगा कि वो हमारे सुरक्षित रहेंगे, हमारे पर्यटक और हमारे यहाँ के वासी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उसकी बुनियादी इतनी निम्न स्तर की बना रखी है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है और उसकी कार्य जो गुणवत्ता है वो बहुत कमज़ोर है। सर इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा की विदाई है। आप देखिए कहीं भी हमारे राहुल जी आए थे और कल हम हल्द्वानी में आप देखिए किस तरह से उमड़ कर आई है जनता और सभी लोग अब चाहती है कि बिल्कुल अब भाजपा को बिल्कुल सफाया है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की देन जो थी, जो एमडीडीए की द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है किंग रेट पे, और जो हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है नगर पालिका के बगल में, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की कांग्रेस की देन थी, परंतु आज उसका लोकार्पण हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, ये कार्य पूरा हुआ, हरीश रावत जी द्वारा शुरू किया गया ये कार्य आज पूर्ण होने जा रहा है और जनता को समर्पित हो रहा है। परंतु खेद का विषय ये है कि शिलान्यास हरीश रावत जी द्वारा कराया गया, कांग्रेस सरकार द्वारा कराया गया और उनके ही शिलापट वहाँ से गायब कर दिए गए। यहाँ तक कि नगर पालिका के जो सभासद हैं उनका भी नाम उसमें नहीं था। यहाँ पर जो भाजपा द्वारा जितने भी लोकार्पण कराए जा रहे हैं, जो शिलान्यास कांग्रेस द्वारा कराए गए और उसमें से सबके नाम गायब कर दिए गए। और यहाँ पर ये सरकार के कुछ लोग आते हैं और माननीय हमारे विधायक जी आते हैं। यहाँ पर सिर्फ एमडीडीए को बुलाया जाता है, अधिकारियों को बुलाया जाता है, किसी नगर पालिका के जो स्थानीय सरकार है उसको नहीं बुलाया जाता। जग रहा है कि अब इनकी ज़मीन जो है वो खिसक रही है और इनकी विदाई तय है। इसलिए आनंद फानंद में ये सब जितने भी लोकार्पण कर रहे हैं, परंतु जनता सब जानती है। आप ये देखिए, ये जो लोकार्पण कर रहे हैं इससे जनता पे कोई असर नहीं होने वाला। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।